वेलकम बैक टू जुडिशरी अड्डा। अभी तक हम लोग टीपीए के सेक्शन 16 तक कवर कर चुके हैं, धारा 16 तक हम लोग देख चुके हैं पिछली वीडियो में। ये सीरीज़ पूरा कंप्लीट वीडियो जो होगी टीपीए की कंप्लीट कराई जाएगी। ठीक है, अभी के लिए हम लोग देखेंगे सेक्शन 17 को। ठीक है, सेक्शन 17 क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि संचयन के लिए निर्देश, संचयन एक्यूमुलेशन, डायरेक्शन फॉर एक्यूमुलेशन। ठीक है, डायरेक्शन फॉर एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन का मतलब जान लेना सबसे ज़्यादा। डायरेक्शन में आप समझ रहे हैं, निर्देश दिया जा रहा है किस चीज़ के लिए? एक्यूमुलेट करने के लिए, संचय करने के लिए, एकत्रित करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए। क्या चीज़ इकट्ठा की जाएगी, क्या चीज़ एकत्रित की जाएगी, उसी चीज़ की यहाँ बात की जा रही है। और एकत्रित किया जाना किसी चीज़ को टीपीए के अगेंस्ट माना जाता है। यहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये मानते हैं कि जो भी संपत्ति होगी उसे एकत्रित किया जाना, इकट्ठा किया जाना, फिर एक जगह बांध दिया जाना सदैव सदैव के लिए, वो नहीं होना चाहिए। टीपीए का जो प्रिंसिपल होता है, कह सकते हैं कि बेसिक प्रिंसिपल, जिसे जनरल रूल कहा जाता है, वो ये कहता है कि प्रॉपर्टी एक जगह बंधी हुई नहीं होनी चाहिए, वो हमेशा मूव करनी चाहिए वन हैंड टू अनदर हैंड। ठीक है, ये इसका मूल रूप है। हर चीज़ के लिए यहाँ डायरेक्शन इसलिए दे दिया गया कि कुछ चीज़ें जो होती हैं नैतिक मूल्यों को देखते हुए की जाती हैं, मोरल ड्यूटीज़ होती हैं तमाम, उसे पूरा करनी होती हैं, इसीलिए वो सेक्शन उसमें इनबिल्ड किए जाते हैं, रखे जाते हैं, जो प्रैक्टिकली हम लोग सोसाइटी में देखते हैं। ठीक है, एक्यूमुलेशन का मतलब इकट्ठा करना, रखना, एक जगह एकत्रित करना। ठीक है, समझ में आ रही चीज़ें। वर्डिंग पे अगर जाएंगे तो कहा जा रहा है कि जहाँ की संपत्ति के किसी अंतरण के निबंधन निर्दिष्ट करते हैं, कोई अंतरण किया जा रहा है, उसके जो प्रोसीजर है, उसके जो निबंधन है, निर्दिष्ट कर रहे हैं। क्या निर्दिष्ट कर रहे हैं? कि उस संपत्ति से उद्भूत, जो उस संपत्ति से उद्भूत आय होगी, जो इनकम आएगी, किससे? जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जा रही है, वो कब तक एक्यूमुलेट की जाएगी। ये सेक्शन यही बता रहा है। वो कह रहा है कि ये कब तक एक्यूमुलेट की जाएगी। तो कब तक की जा सकती है? पहला बता रहा है अंतरक के जीवन से, अंतरक के जीवन से, जो प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र कर रहा है उसके जीवन से, जब से वो ट्रांसफ़र कर रहा है। कब तक? अंतरण की तारीख से 18 वर्ष की कालावधि से। ठीक है, दो जगह से देख जा रही है। या तो जो प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र कर रहा है, ठीक है, उसकी लाइफ कहाँ तक है। मान लीजिए वो 50 साल का है आज के टाइम पे, और वो 50 साल और जीता है। ठीक, 100, लेकिन ये ड्यूरेशन कितना हुआ इसका? ये जिया तो 100 साल, लेकिन इसका ड्यूरेशन 50 साल हुआ। तो 50 साल तक वो प्रॉपर्टी को एक्यूमुलेट किया जा सकेगा। और वो प्रॉपर्टी यहाँ एक्यूमुलेट नहीं की जा रही। ध्यान देने वाली बात है कि कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जा रही है और उससे क्या हो रही है? एक इनकम जनरेट हो रही है। उस इनकम को एक्यूमुलेट किया जा रहा है, संचयन किया जा रहा है। ये बात ध्यान देने वाली है। ठीक है, अब वो संचयन कैसे हो सकता है? उदाहरण के तौर पर अगर हम देख लें, सपोज करिए एक आदमी है जिसके पास कोई एक फ्लैट है। ठीक है, वहाँ से कुछ रेंट आता है। ठीक, वो रेंट जो है, इसको कहीं पे इसने ऋण लिया था, ए ने, सपोज करो बी से लिया था, और ये अगर एक्सपायर हो जाएगा तो इसका जो डेप्ट है, इसका जो डेट है वो बचा रह जाएगा। ठीक है, इसलिए ये कह सकता है कि यहाँ से जो मेरा ऋण होगा, इसको जो प्रॉपर्टी यहाँ से है मेरी, इससे जो भी इनकम जनरेट होगी उससे क्या किया जाएगा? मेरा ऋण यहाँ से चुकाया जा सकेगा। ठीक है, वहाँ तक के लिए एक्यूमुलेट की जा रही है बस। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या है? अंतरण की तारीख से 18 वर्ष की कालावधि। या फिर इसके पास एक ऑप्शन और एक के पास बच गया, या तो अपनी ये आय अपने जीवन तक का देख ले कि कितनी उम्र तक जीऊंगा, या फिर 18 वर्ष की कालावधि तक। अगर 18 वर्ष से अधिक वो प्रॉपर्टी एक्यूमुलेट करने के लिए, प्रॉपर्टी से जो इनकम जनरेट हो रही है, अगर वो कह रहा है कि और आप एक्यूमुलेट इस प्रॉपर्टी को करिए, तो एक्यूमुलेशन आगे नहीं माना जाएगा। ठीक, वैलिड नहीं होगा। ध्यान से देखिएगा, आगे कहा जा रहा है अधिक कालावधि तक पूर्णता या भागता संचित की जाएगी। ठीक है, वहाँ इतस्मिन् पश्चात तथा उपबंधित के सिवाय ऐसा निदेश वहाँ तक शून्य होगा। कहाँ तक? जहाँ तक कि वह कालावधि जिसके दौरान संचयन करना निर्दिष्ट है। यहाँ तक की बात क्या कही जा रही है? कहा जा रहा है अगर वो यहाँ तक कहता है कि हमारे जीवन काल तक प्रॉपर्टी का वो आय के संचयन कर लीजिए, मान लिया जाएगा। या फिर ट्रांसफर की डेट से 18 साल तक कहा जा रहा है, मान लिया जाएगा। लेकिन कह रहे हैं अगर उससे अधिक होगा तो वहाँ पे क्या किया जाएगा? कालावधि का जो संचयन है वो क्या कह रहे हैं? वो शून्य हो जाएगा। कहाँ से कहाँ तक? जैसे उसके जीवन समाप्त होगा उसके बाद के टाइम का अगर उसने संचयन लगा रखा है तो वो शून्य हो जाएगा। या फिर 18 साल की अवधि लगा रखा है तो 18 साल पूर्ण होते ही कैसे क्या हो जाएगा? 18 साल के जैसे ही पूरा होगा वो शून्य हो जाएगा। आगे की कालावधि के लिए संचयन उसका नहीं किया जा सकेगा। आगे क्या करें? पूर्वोक्त कालावधि में से दीर्घतर कालावधि से अधिक हो और ऐसी अंतिम वर्णित कालावधि का अंत होने पर वह संपत्ति और उसकी आय इस प्रकार व्ययनित की जाएगी मानो वह कालावधि जिसके दौरान संचयन करना निर्दिष्ट किया गया है बीत गई है। ठीक है, अगर उससे अधिक उसका संचयन लगा दिया जाता है, मान चलिए 18 दिया गया है, आप 19 लगा देते हैं, तो 18 जैसे ही पूरा होगा ये मान लिया जाएगा कि वहाँ पे मानो वह कालावधि जिसके दौरान संचयन करना निर्दिष्ट किया गया वो बीत गई है। मान लिया जाएगा अपने आप से वो बीत गई है, भले ये कह के जाए कि 20 साल तक के लिए इस प्रॉपर्टी को आप जो है एक्यूमुलेट, इस प्रॉपर्टी से हुई प्रॉपर्टी इस प्रॉपर्टी से हुई। ठीक है, तो ये मान लिया जाएगा कि अगर वो अधिक जीता है, ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं और ये वहाँ पे मान लिया जाएगा कि मानो वह कालावधि जिसके दौरान वह संचयन करना निर्दिष्ट किया गया वो बीत गई है। ठीक है, आगे
सेक्शन 17 का सब सेक्शन 2 क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट है, देख लेना चाहिए। यह धारा ऐसे किसी निर्देश पर प्रभाव न डालेगी, ऐसे कोई डायरेक्शन पर प्रभाव ये धारा नहीं डाल रही है। कैसी, ये एक प्रकार से क्या हो जाएगा, इसका अपवाद हो जाएगा। आप ध्यान रखिएगा कि धारा 17 का अपवाद सेक्शन 17 के ही सब क्लास 2 में दिया गया है। क्या कह रहा है, पहला प्रभाव बताया गया, अंतरक के ऋणों का या अंतरण के अधीन कोई हित पाने वाले किसी अन्य व्यक्ति के ऋणों का संदाय करने के अथवा, पहला क्या बताया गया, अगर वो आदमी किसी से ऋण लिया हुआ है, उसका किसी पे डेट है, तो उसकी कालावधि ना तो उसके जीवन तक जोड़ी जाएगी, ना ही 18 साल तक जोड़ी जाएगी, उससे अधिक बढ़ाई जा सकेगी। ठीक है। दूसरा अपवाद क्या रख दिया गया, कहा गया कि अंतरक के या अंतरण के अधीन कोई हित पाने वाले, कोई हित की बात की जा रही, पाने वाले किसी अन्य व्यक्ति के पुत्र पुत्रियों या दूरतः संतति के लिए भागों का उपबंध करने के, अगर ऐसी भी स्थिति बन रही तो वहाँ भी ये दोनों कंडीशन बाध्य नहीं होंगी और वो संचयन की समय सीमा बढ़ाई जा सकेगी। ठीक। थर्ड क्या कह रहा है, अंतरित संपत्ति के परिरक्षण या अनुरक्षण के लिए। ठीक है। अगर उस संपत्ति की, मान लीजिए कि कोई मंदिर है, ठीक है, किसी व्यक्ति से बिलोंग करती है, अब उसमें जो भी पुजारी हैं, जो भी हैं, उस प्रॉपर्टी, उस वहाँ से जो आय जनरेट हो रही है, उसी किसके लिए लगा दी जा रही है, परिरक्षण के लिए और अनुरक्षण के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए लगा दी जा रही है। तो वहाँ ये नहीं कहा जा सकता है या तो उसके जीवन काल के लिए या तो 18 साल, वहाँ पे वो कितना भी टाइम लिमिट बढ़ा सकेगा। ठीक है। आगे, इसी के प्रयोजन से संचयन करने के लिए हो और ऐसा निर्देश तदनुकूल किया जा सकेगा। ठीक है, ये निर्देश किया जा सकेगा। एक कंडीशन क्या बनेगी, आपको याद रखनी है, उसके जीवन काल तक के लिए, पहले तो वो जनरल रूल इसका क्या है, जीवन काल तक के लिए वो अपने एक्यूमुलेट कर सकता है उससे जनरेट हुई इनकम को, या फिर 18 साल तक और वो कर सकता है। ठीक। इसके अलावा वो कब कर सकता है, जब उसको किसी को ऋण देना हो, या फिर कोई हित पाने वाला व्यक्ति है उसके लिए देना हो, या फिर किसी और प्रॉपर्टी है उसके परिरक्षण अनुरक्षण के लिए अगर उसको देना पड़ रहा है। अगर मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है, कह सकते हैं कि प्रिजर्वेशन और मेंटेनेंस ऑफ द प्रॉपर्टी अगर करनी पड़ रही है, तो जो ट्रांसफर की जा रही उसी प्रॉपर्टी की होनी चाहिए, वहाँ पे वो किया जा सकेगा। ठीक है। अब अगर हम लोग इसके एलिमेंट निकालें तो इसमें क्या होना चाहिए, पहला सबसे आप जो एलिब्रेट करेंगे वो एक निश्चित अवधि होनी चाहिए, फिक्स टाइम पीरियड होना चाहिए। ठीक है। दूसरा क्या होना चाहिए, ड्यूरेशन बियॉन्ड लिमिटेशन होनी चाहिए। ठीक है, सीमा से अधिक अवधि होनी चाहिए। और एक इसका और एक एलिमेंट निकलेगा संचयन का सिद्धांत, और धारा 11 के साथ में पढ़ेंगे। धारा 11 अगर आपको देखनी हो तो ऊपर पढ़ाई जा सकी है, आप देख सकते हैं। ठीक है। और अपवाद अगर निकालना चाहें हम लोग सब सेक्शन 2 में आ जाएंगे। 17 के क्या कहा गया है, पहले में ही कहा गया, अंतरक के ऋण के भुगतान के लिए, जो एक्यूमुलेशन फॉर पेमेंट ऑफ डेप्ट ऑफ द ट्रांसफरर, ठीक, उसके लिए कर सकते हैं। दूसरा किस लिए कर सकते हैं, अगर इसका अपवाद देखें तो कहा गया अंतरक के बच्चों और आगे की संतति के भरण पोषण के लिए संचयन करना पड़ रहा है, अगर ऐसा है, एक्यूमुलेशन फॉर मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रंस एंड जो उसके ऑफ द ट्रांसफरर के कर सकते हैं, बच्चे हैं या फिर उसके ऑफस्प्रिंग्स हैं, उनके लिए भी कर सकते हैं। ठीक। अंतरक के बच्चों एवं आगे की संतति के भरण पोषण के लिए कर सकते हैं। तीसरा क्या कर सकते हैं, एक और हमने यहाँ देखा था, वो क्या था, लोक लाभ के लिए शाश्वत अंतरण भी किया जा सकता है। इसको जो देखेंगे, वो जब भी देखेंगे हम लोग धारा 18 के साथ में ही देखेंगे। ठीक है। शाश्वत अंतरण की बात जो की गई है वहाँ पे की गई है, धारा 17 के साथ 18 पढ़ लेना आवश्यक है। और एक चीज़ हम लोग को इंपॉर्टेंट हो जाता है इस सेक्शन को जब हम पढ़ रहे हो, तो वहाँ पर ये देख लेना आवश्यक है कि जो शाश्वतता के विरुद्ध नियम एवं संचयन के विरुद्ध नियम, शाश्वतता के विरुद्ध नियम किस धारा की बात की जा रही है, धारा 14 की बात की जा रही है, और यहाँ पे संचयन के विरुद्ध नियम है किसमें, धारा 17 में। ठीक है। इन दोनों का अपवाद कहाँ दिया गया है, धारा 18, जब हम लोग पढ़ेंगे आगे तो वो देख लेंगे। ठीक है। धारा 18 इन दोनों नियम के अपवाद बताती है, शाश्वतता के विरुद्ध नियम बताता है, ये संचयन के विरुद्ध बताता है। ठीक है। रूल अगेंस्ट परपेचुइटी बताता है, और यहाँ पे रूल अगेंस्ट एक्यूमुलेशन बताता है। ठीक है। ये आपको याद भी रखना है, और जिसके अपवाद की बात होगी हम धारा 18 देखेंगे। इसमें कुछ और पॉइंट अगर देखना चाहें तो ये कह सकते हैं शाश्वतता एवं संचयन के विरुद्ध नियम जो है किस पर आधारित है, तो ये किस पर आधारित है, हमेशा जान लीजिए, लोक नीति पर आधारित है। ठीक है। लोक नीति पर ये आधारित है। ठीक। और क्या देख सकते हैं इसमें कि शाश्वतता एवं संचयन जो है, ये जो है यदि लोकनीति पर हों तो क्या क्या हो जाएगा, धारा 14, 16 और 17 इस पर क्या करेंगे, प्रतिबंध नहीं होंगे। ठीक है। अगर ये धारा है लोकनीति पर हो रही है तो 14 में भी, 16 में भी और किसमें, 17 में भी, इसमें क्या हो जाएगा, लोकनीति पर होने के कारण ये क्या हो जाएगी, यहाँ पे शाश्वत किया जा सकता है और इसको रोक नहीं लगाई जाएगी। ठीक है। एक लाइन में कह सकते हैं शाश्वतता एवं संचयन यदि लोकनीति पर हो तो धारा 14, 16, 17 के प्रतिबंध लागू नहीं होंगे। ठीक है। एक पॉइंट कुछ और देख सकते हैं इसमें कि धारा 13 एवं 14 में उक्त सिद्धांत के आवश्यक तत्व भी हैं। ठीक। अगर देखेंगे तो उसके एलिमेंट यहाँ मिलते हैं। और क्या देख सकते हैं, 15 एवं 16 में उक्त सिद्धांत के उल्लंघन के परिणाम बताए गए हैं। ठीक। इसके परिणाम भी इसमें दिख जाते हैं 17 में। और एक पॉइंट और देख सकते हैं, धारा 17 एवं 18 में उक्त सिद्धांत के अपवादों का भी उल्लेख किया गया है। ठीक है। ये सारी चीज़ें आप अलग से इसको कहीं नोट डाउन कर सकते हैं बाई वन करके एक नोट्स में। ठीक है। 17 के लिए इतना ही है, 18 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। थैंक यू सो मच।